आज का जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। लास्ट में आपके ऑब्जेक्टिव सेशंस भी लिए जाएंगे, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा आप लोग। कई बार मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और खास करके टीआरई के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही पॉलिटी सेक्शन में। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जैसा कि शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी राज्य के लिए ही बना हुआ है। यानी एक प्रकार से एक ऐसा निर्देश जो कि केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाता है और जिसके माध्यम से केंद्र चाहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो। यानी जो राज्य है वो अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा जो सुविधा हो वो दे, जिससे कि जनता का सर्वांगीण विकास हो सके। ज्यादा से ज्यादा जनता की जो सुख सुविधा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, वो राज्य प्रोवाइड करे और उसके माध्यम से जनता का जो है ज्यादा से ज्यादा हित हो सके। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही होता है तथा संविधान के उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करता है। देखिए, कई बार आपको लग रहा होगा कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व आखिर क्यों बनाए गए, संविधान में राज्य का नीति निदेशक तत्व क्यों दिया गया। संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार में आपने देखा कि बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। लेकिन कुछ अधिकार आपके जैसे काम करने का अधिकार हो गया, रोजगार का अधिकार हो गया, या समान नागरिक संहिता का अधिकार हो गया, तो ये सब अधिकार उस समय आपके मौलिक अधिकार में नहीं दिए गए। चूंकि इसको पूरा करने के लिए जैसे काम का अधिकार ही है या शिक्षा का अधिकार ही है, शुरुआती चरण में ये मौलिक अधिकार नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो देश के पास उतनी संसाधन नहीं थी, उतना सामर्थ्य नहीं था कि देश उस समय सरकारी विद्यालय खोल करके बच्चों को पढ़ाई करवाए। तो उस स्थिति में वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार में ना रख करके नीति निदेशक तत्व में रखा गया कि आगे चल करके इसी नीति निदेशक तत्व में से फिर मौलिक अधिकार में शामिल किए जा सकते हैं। देश के संसाधन का विकास होगा तो उसके हिसाब से यही जो डीपीएसपी के तत्व हैं वो मौलिक अधिकार में कन्वर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो नीति निदेशक तत्व की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि उस समय हमारे पास संसाधन कम थे। जैसे अगर आपको दे दे कि काम का अधिकार, तो अब सरकारी जॉब क्रिएट पहले हो तब तो आपको काम का अधिकार देगी सरकार। अब आगे चल करके मनरेगा जैसे कार्यक्रम लाई गई सरकार, तो इसीलिए इसको नीति निदेशक तत्व में रखा गया है। काम का अधिकार, समान काम समान वेतन का अधिकार, कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इसको लेकर। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस अधिकार का यही है नीति निदेशक तत्व का कि न्यायालय में वाद योग नहीं है। किसी साल बच्चे को छात्रवृत्ति मिला, किसी साल नहीं मिलेगा, तो ये बच्चा जाके क्लेम नहीं कर सकता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिला न्यायालय में कि 2010 में मिला तो 2012 में क्यों नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि ये पार्टी नीति निदेशक तत्व का है, न्यायालय में वाद योग ये तत्व होते ही नहीं। और इसमें जितने भी आप देखेंगे सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, पर्यावरण संरक्षण की बात होगी, शराबबंदी की बात होगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्य शराब बंद करते हैं। जिसके पास जैसा कैपेसिटी है जिस राज्य में, जैसे बिहार में है कि बिहार में शराब को बंद कर दिया गया, बगल में यूपी झारखंड खुलेआम बिक रहा है और वहां से यहाँ भी सप्लाई हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सरकार या राज्य इस पे इन तत्वों पे अपना कार्य करती है, इच्छा करे तो कर सकती है, इच्छा ना करे तो नहीं करेगी। शराब बंद की जैसे, तो उसमें है नीति निदेशक तत्व में कि आप अपने लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए, नीति निदेशक तत्व है। लेकिन 47 के तहत
अनुच्छेद 47 के तहत आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। तो बहुत सारा राज्य अपने जनता के स्वास्थ्य की भलाई के लिए शराबबंदी कर रखी है। बहुत सारे राज्य मैक्सिमम राज्य तो नहीं कर रखे हैं। तो चूंकि ये न्यायालयवादी योग है ही नहीं, तो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को समझने से पहले हमने थोड़ा बहुत आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया, जिससे कि आपको ये समझने में आसान हो जाए। मेंस राइटिंग में भी हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। बाकी जो लोग मेंस से जुड़े हैं उनको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। जो लोग प्री पास कर गए हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बैच स्टार्ट हो चुका है। चूंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि छात्रों को न्याय मिलने वाला अब नहीं है, चूंकि डेट पर डेट आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं दाल में काला है भाई। जो लोग मेंस प्री पास कर रखे हैं, मेंस की फोकस कीजिए। आप लोग की चांदी है। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, निकल जाइएगा। बेहतर सीट है, अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। चलिए, राज्य के नीति निषेध तत्व का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तथा संविधान के उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तक लोगों को पहुंच को सुनिश्चित करना है। लोगों के पहुंच तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेध तत्व का होता है। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी है, यानी संविधान को रास्ता दिखाने का कार्य करेगा, जो भविष्य के सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने हेतु प्रेरित करती रहेगी और करती है। भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व का वर्णन भाग 4 में, कई बार पूछेगा केमे भाग में, जैसे हमने बोला था मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, उसी प्रकार से हमने कल पढ़ा था ना मौलिक अधिकार, तो उसमें हमने बताया था अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक हमने पढ़ा था। उसके आगे जो 36 से 51 तक का जो चर्चा है भाग 4 में, वो आपका नीति निषेध तत्व से संबंधित है। कई बार अनुच्छेद 36 के बारे में पूछ देगा, 37 जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चर्चा एक बाय वन करके सारे अनुच्छेद की भी चर्चा में करूंगा। तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी का वर्णन भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, याद रखिएगा। इतिहास में बी.एन. राव, आपको पता होगा बेनेगल नरसिंह राव, जो कि संवैधानिक जब संविधान निर्माण हो रहा था संविधान सभा में सलाहकार के रूप में थे। चूंकि इन्होंने जब बर्मा का संविधान भारतीय संविधान से पहले बना था, म्यांमार जिसको बोलते, उसमें अंग्रेज के टीम के साथ ये भी बैठे हुए थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। चूंकि किसी भी अनुभवी व्यक्ति को ही हम लोग रखते हैं जब भी कुछ नया कार्य करते जो पहले से कर चुका है। तो बी.एन. राव म्यांमार के संविधान निर्माण के समय में वहां पे के टीम में गए हुए थे, तो उनको अनुभव था, इसीलिए भारतीय संविधान में इनको सलाहकार के रूप में रखा गया था। बी.एन. राव की सलाह पर ही ऐसे अधिकार जिन्हें संविधान निर्माण के समय देना जो है संभव नहीं था, देना संभव नहीं था। जब संविधान निर्माण हो रहा था, जब देश आजाद हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय ये अधिकार देना संभव नहीं था, क्योंकि देश के पास संसाधन नहीं था, धन नहीं था, भूखमरी थी, खाने के लिए अनाज नहीं था। अमेरिका जैसे देश जो वहां सुअरों को दिया जाता था अनाज, वो भारत को दिया जाता था खाने के लिए। तो उस स्थिति में शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार जनता को कैसे मुहैया करवा पाती? सिंपल सी बात है। तो वैसे अधिकार को नीति निषेध तत्व में रख दिया गया ताकि सरकारें जब सक्षम हो तब धीरे धीरे उन उपबंधों को लागू कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझिएगा अंत तक, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, भरोसा रखिए। क्वेश्चन निश्चित रूप से अगर पूछता है तो निश्चित रूप से आप बनाएंगे, चाहे जैसे भी घुमा के पूछ दे, जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप बना ही लेंगे। तो मेन है हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आप खुद से भी रट लेंगे। कोई लूसेंट ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, टिक लगा लीजिए, रटते रहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप हमसे जुड़ते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके पास होना जरूरी है। और जब क्वेश्चंस जब नए क्रिएट किए जाते हैं तो वहां आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा, पुराने क्वेश्चंस रटे रटाए काम नहीं आते। ठीक है, ये सब भी आपको सोचना पड़ेगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण तो नहीं किया गया है, कोई वर्गीकरण नहीं है, किंतु इसके व्यापक रूप को देखते हुए हम लोग अपने हिसाब से इसको बांट सकते हैं। यानी
कोई भी व्यक्ति जो नीति निषेधक तत्व को देखेगा तो उसको कुछ पार्ट में बांट करके देख सकता है। पहला गांधीवादी तत्व उसमें आपको दिखाई देंगे, जो कि गांधीवादी दर्शन पे आधारित होगा। अब कहिएगा गांधीवादी दर्शन क्या हो, आगे चर्चा करेंगे। गांधी का जो एक अपना ही थिंकिंग रहता था गांधी जी का, वो बोलते थे सभी व्यक्ति को समान रूप से सैलरी मिलना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी नाई जो भी है, सबको अगर 10,000 है तो सबको 10,000 ही मिलना चाहिए। इनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत दूर का ये सोचते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा समाजवादी तत्व इसमें आपको देखने को मिलेगा, समाज के सभी वर्गों के हित की बात करेगा नीति निषेधक तत्व। और तीसरा उदारवादी तत्व देखने को मिलेगा, उदारता इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो तीन तत्व जो कि आपको नीति निषेधक तत्व में दिखाई देंगे। गांधीवादी तत्व में जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। कई बार पूछेगा जो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है राज्य के नीति निषेधक तत्व के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, इसी को आगे चल करके अनुच्छेद 243 में संविधान का पाठ बना दिया गया। क्योंकि जब तक यहाँ है तब तक न्यायालय में ये वाद योग नहीं है। कोई राज्य का मन करे तो चुनाव करवावे पंचायती राज का, मन ना करे तो नहीं करावे। बिहार जैसे राज्यों में 10-10 वर्ष तक चुनाव, 15-15 वर्ष तक मुखिया सरपंच का होता ही नहीं था चुनाव। लेकिन जब फिर 1992 में क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया, तब फिर आगे चल करके आप देखे होंगे कि 2006 से रेगुलर आपको ये सब देखने को मिलने लगा। ठीक है, पंचायती चुनाव। तो ग्राम पंचायत का गठन ये गांधी जी का ही सपना था कि जो गांव के लोग हैं वो भी जो है सत्ता में, सरकार में पार्टिसिपेट करे। विकेंद्रीकृत प्रशासन की बात गांधी जी करते थे। कई लोग इसको अराजक स्थिति कहते थे, यानी जनता अपने हिसाब से काम करे तो वो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गांधी जी ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते थे, जो बहुत बाद जाकर के 1992 में आपको पता होगा कि इसको लागू किया गया। नहीं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपके देश में बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट बहुत पहले आ चुका था, लेकिन उसको लागू करते करते 1992 पहुंच गया। जबकि गांधी जी जब देश आजाद हुआ तो 1947 तभी बोल रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 आपको दिख जाएगा गांधी जी का जो विचार है उस पे। उसके बाद गांधी जी जो गांव का जो कुटीर उद्योग है उसकी बढ़ावा की बात करते थे, यानी गांव-गांव में कुटीर उद्योग, छोटे-छोटे उद्योग, बड़े-बड़े इंडस्ट्री की ये जो खिलाफ में थे, छोटे-छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग, जिससे सबको रोजगार मिले। और वास्तव में अगर देश के सभी लोगों का विकास देखना है या तो उसमें कुटीर उद्योग का महत्व आज भी है, और आज जाकर के हम लोग लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं। गांधी जी बहुत पहले ये सब सोच लिए थे, चूंकि इनकी दूरदर्शिता बहुत आगे। तो गांधी चले गए, लेकिन उनका जो फिलॉसफी है, दर्शन, गांधीवादी विचारधारा वो आज भी जिंदा है। और इनकी विचारधारा कहीं से भी आपको कोई भी प्रकार की गलती उसमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास उन्होंने अनुच्छेद 43 के तहत किया। SC, ST अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में दिखाई देगी। ठीक है, कि ST, SC को आप देखते होंगे कि शिक्षा का या उसको आर्थिक सहायता दिया जाता है। जैसे अभी BPSC पास करेंगे तो 50,000 रुपया एकदम अकाउंट में गिर जाएगा। ठीक है, अब 50,000 रुपया से आप तैयारी करें, चाहे ऐश मौज कर लें, लेकिन सरकार तो आपको दे रही है, छात्रावास बना रखी है दुर्बल वर्गों की शिक्षा के लिए। तो ये सब अनुच्छेद 46 के तहत है। अगर कोई राज्य सरकार नहीं भी करती है तो आप ST, SC हैं तो जाके केस नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों नहीं दे रही है हमको किरोसिन, पेट्रोल, जो सस्ते दाम पे जो भी चीज दिया जाता था जो ST, SC लोगों को। ठीक, अनाज ही है, भरपेट भोजन के लिए आपको दिया जाता है गरीब लोगों को, तो सरकार किसी साल नहीं भी देगी तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जो PDS सिस्टम है। उसके बाद मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधि का निषेध, यही है मादक पदार्थ, अनुच्छेद 47। गांधी जी बोलते थे ये जो मादक पदार्थ है, शराब, मदिरा सेवन, ये बंद। और गुजरात में भी बंद था, अभी पता नहीं, अभी भी शायद बंद ही है। सबसे पहले गुजरात ही बंद किया मादक द्रव्य, जो शराब बंद है। ठीक है, तो सभी राज्य इसको लागू नहीं किया है, लेकिन बिहार जैसे राज्य, कई बार पूछेगा जो बिहार में शराब बंदी है वो किस अनुच्छेद के तहत बंद है, किस अनुच्छेद के तहत जो है बिहार में शराब बंदी है।
लेकिन कुछ लोग बोलेंगे बंदी कहाँ है, सब जगह तो मिल ही जा रहा है, केवल ऑर्डर करने की आवश्यकता है। देखिए जो दिखता है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़ा के अनुसार माने, सरकारी डाटा को देखें तो बिहार में शराबबंदी 2015-16 में ही 2016 में ही लागू हुआ था, तभी से बंद है, अभी तक कोई शराब बिक्री नहीं हो रहा है। तो हम लोग सरकारी आंकड़ा को देखेंगे, उसको सही मानेंगे। अगर प्रश्न पूछ दे कि बिहार में शराब बंदी है या नहीं, तो ऐसा नहीं बोलना है कि बंदी नहीं है, ठीक है बंदी है, क्योंकि यहाँ पे शराब खरीदना और बेचना दोनों इलीगल है, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 47 को नहीं भूलिएगा, क्योंकि शराबबंदी का बहुत सारा न्यूज वगैरह में आते रहता है, तो प्रश्न भी यहाँ से बीपीएससी पूछती रहती है। दुधारू पशुओं के वध, जैसे गौ हत्या होता है ना, तो उसका प्रतिबंध है अनुच्छेद 48 के तहत, दुधारू पशुओं के वध पर क्या प्रतिबंध कर दिया। तो ये गांधीवादी विचारधारा से ही लिया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत जो पशु पक्षी है उसकी भी हत्या करना पाप है, पाप या जुल्म है। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल रहते हैं और कुछ होता नहीं है। अगर आप गौ हत्या करने वाला भी है तो चूंकि ये डीपीएसपी का पाठ है तो न्यायालय में जाता नहीं है मामला। उसके बाद है समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित तत्व क्या क्या है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाजवादी स्वरूप को बनाना एवं लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। ऐसे राज्य को जो है निम्न निर्देश देते हैं। समाजवादी तत्व में है लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, अनुच्छेद 38। समान न्याय निःशुल्क, बहुत गरीब लोग हैं जो न्यायालय में लड़ नहीं सकता, उसके लिए वकील मुहैया भी सरकार कराती है। समान कार्य हेतु समान वेतन, कई बार पूछेगा, इसकी लड़ाई टीचर लोग लड़ते रहे शुरू से। समान कार्य के लिए आप कर दिया सबको समान, जो 2013 से ज्वाइन टीचर थे वो भी, और जो 2024 में बने वो भी कर दिया समान, सबको अब समान सैलरी मिल रही है, समान वेतन। तो हो गया ना, समान काम समान वेतन, ठीक है। तो अब आप इसको लेकर के कोर्ट में जा भी नहीं सकते, तो सबको बराबर कर दिया गया है बिहार में, ठीक है। तो बिहार का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। नहीं, जो भी लोग बने 10-15 साल से टीचर है वो भी उतना ही वेतन उठा रहे हैं, जो नए हैं और जो आगे आएंगे वो भी उतना ही उठाएंगे, ना इंक्रीमेंट ना कुछ। चलिए, बिहार का एक अपना ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसके बाद सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39B के तहत कोई भी सरकारी स्वामित्व की वस्तु सबके लिए बराबर, सबका जो है उसमें विकास हो। धन का समान वितरण, ठीक है, धन को समान रूप से सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। संसाधन का, धन का मतलब यहाँ संसाधन है। कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में क्या लिखा है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे अनुच्छेद 41 के तहत आपको मनरेगा कार्यक्रम है, उसमें मनरेगा के तहत जो है आपको साल में जो है 100 दिन रोजगार की गारंटी दिया जाता है। सभी मजदूर जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको 100 दिन, अगर काम मिले चाहे नहीं मिले, 100 दिन का वेतन उनको दिया जाता है। ये अलग बात है, मुखिया उसका जो है पैसा खा जाए वो अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से योजनाएं आती है, भले उसमें ब्लॉक ऑफिसर हो चाहे मुखिया हो, ये सब खा के पचा दे वो अलग बात। लेकिन सरकार जो है वहां से मनरेगा के तहत जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी 100 दिन का मिनिमम जो है वेतन साल में रिलीज होता ही होता है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत जो है डीपीएसपी का ही पाठ है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, अगर कोई व्यक्ति आपको काम करा रहा है, ईटा भट्टी पे ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि क्रूरता पूर्वक आपको काम करवाए, या ऑफिस में ही काम करा रहा है तो गर्मी में ये नहीं कि पंखा नहीं चलाएगा, आपको वो सारा जो उचित दशा है जो होना चाहिए वो आपको प्रोवाइड, स्कूल ही है तो स्कूल में सारा सुविधा होना चाहिए। प्रसूति सहायता, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सहायता दिया जाता है अनुच्छेद 42 के तहत। कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो न्यूनतम मजदूरी फिक्स है। अभी न्यूनतम मजदूरी के तहत अभी कुछ दिन पहले 18,000 था मिनिमम, इससे कम किसी को वेतन
नहीं दिया जा सकता, मजदूर से मजदूर, ग्रुप डी लेवल के मजदूर, जो डी लेवल मजदूर। लेकिन अब तो आ जाएगा, तो 26,000 हो जाएगा मिनिमम 8वां वेतन। अब देखिए कब लागू होता है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, और उद्योग धंधे जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उद्योग में कुछ जो सीट हो या कुछ पार्ट हो, वो जो कर्मकार हैं उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, उसका भी शेयर होना चाहिए। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। तो इसी के तहत बिहार में शराबबंदी है। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। कई बार पूछेगा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 44। अब ये क्या होता है, जैसे भारत में क्या है कि हिंदू के लिए अलग लॉ है और मुस्लिम के लिए अलग लॉ है। जैसे मुस्लिम के लिए 3 तलाक था, ठीक है, कोई शराब पी के आया, ऐसे जनरली मुस्लिम को कहा जाता है शराब नहीं पीना, उसमें जो है पाप, ये क्या कुरान शरीफ के खिलाफ है। लेकिन कोई शराब पी के आया, रात में गुस्सा में 3 बार तलाक 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 बोल दिया, बात खत्म, सुबह से जो है पेटी बक्सा पैक, ठीक है, तलाक हो गया दोनों के बीच में। जबकि हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोनों में अंतर है। अब फिर उसका प्रोसेस अलग है, फिर से अगर उसको रहना है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, हिंदू धर्म का अलग होता है। तो यही समान नागरिक कहता है, सबके लिए समान। डाइवोर्स सिस्टम उसमें भी होना चाहिए, मुस्लिम में भी, जैसे हिंदू में होता है डाइवोर्स फाइल होता है, वैसे मुस्लिम में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कई बार पूछेगा समान नागरिक संहिता का मुद्दा जो है, 3 तलाक वाला मुद्दा, ये सब उसी के तहत है, समान नागरिक संहिता के तहत ही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 याद रखिएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा, देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं तो 6 वर्ष से कम बच्चा ही जो है 2 साल का हुआ, अब वहां पे जो है घुलटना पुलटना शुरू किया, अब वहां जाके आंगनबाड़ी में उसको छोड़ दीजिए। अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना उसको खिचड़ी उचड़ी खिला के, पोषक जो भी टेबलेट टूबलेट आता है खिला पिला के उसको जो है पूरा बढ़िया से पालन पोषण करेगी। तो ये भी अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निषेध तत्व में है। अब भले सेविका सहायिका ये सारी दवाई और रोटी खा के बैठ जाए, वो अलग बात, लेकिन यहाँ पे सुविधा जो है दिया जाता है सरकार की तरफ से। कृषि एवं पशुपालन का संगठन और वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर उनका विकास अनुच्छेद 48, ठीक है। कृषि और पशुपालन संगठन, आप देखते होंगे कि बहुत सारा लोन दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, साथ साथ पशु पालने के लिए भी लोन दिया जाता है, और नए नए जो भी कृषि की पद्धतियां हैं वो भी किसानों को बताई जाती है, जिससे कि किसान बेहतर उपज कर सके। जब किसान खुशहाल होंगे तो राज्य खुशहाल होगा, राज्य खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। तो अनुच्छेद 48 के तहत ही होता है। कई बार पूछ देगा वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण। कई बार देखते होंगे कि जीव जंतु की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, वो करना भी क्या है, जुर्म है। 48(1) के तहत पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। राज्य अपना क्या करेगा कि पर्यावरण संरक्षण करेगा। जैसे बिहार में क्या है, जल जीवन कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली मिशन आया था ना, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली मिशन, उसके तहत क्या किया गया, जगह जगह पेड़ लगाए गए, अभी भी लगाया जाता है। उसमें आपको अगर आप अपने जमीन पर लगाते हैं तो कुछ आपको मंथली वाइज कुछ रकम भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। बहुत सारे जो है पेड़ पौधे लगाए गए, जल जीवन हरियाली, साथ साथ कुआं वगैरह जो था, तालाब वगैरह, उसको रिफॉर्म किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। तो ये 48(1) के तहत ही है। सरकार की इच्छा होती है, मन करे तो करे, नहीं तो नहीं करे। फिर अब ये अभी ठंडे अवस्था में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो भी राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं हैं, स्मारक है, उसको सुरक्षा या संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का कर्तव्य होता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण होगा अनुच्छेद 50। लेकिन बार बार संविधान में इसका जिक्र हुआ, लेकिन आप देखिएगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों मिलकर कार्य कर रही है। अभी देखिए बीपीएससी के छात्र का ही मुद्दा है, देख लीजिए क्या हो रहा है, केस की सुनवाई टल रही है, टाइम लास्ट में क्या निर्णय आएगा। उसी प्रकार से शिक्षक का मुद्दा था, हम लोग लंबे समय तक सरकार के खिलाफ लड़ते रहे, लास्ट में जो सरकार की इच्छा हुई वही हुआ। हाई कोर्ट में केस जीता शिक्षकों ने, सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, फिर तो वही है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका, एक अफलातून या कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था
कि न्यायपालिका उस मकरे की जाल की तरह है जिसमें छोटे मोटे कीड़े तो फंस जाते हैं, बड़े कीड़े क्या होते हैं उसको फाड़ के निकल जाते हैं। अभी एक बीपीएससी के ये कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले जो है डीएसपी बने थे और उन पे मामला चल रहा था, अपने जो सगे संबंधी को भी बनाया, एक ही व्यक्ति 4-5 बेंच कॉपी लिखा, सेम हैंडराइटिंग का, सब कुछ सबूत। बाद में कल परसों में रिजल्ट आया, उसको रिहा कर दिया गया, कोई उसके खिलाफ सबूत ही नहीं एकत्रित हो पाया। मतलब इतना बड़े लेवल पे धांधली होता है। चलिए क्या कीजिएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 बोलता है, केवल कहने के लिए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आपको ये नहीं बगल में अगर नेपाल है जाकर के कुछ कांड करके फिर इंडिया आ जाना, नहीं, आपको शांति बनाए रखना है। कर्तव्य भी है कि आप आसपास जो भी पड़ोस देश है उसमें कोई ऐसा एक्टिविटी में शामिल नहीं हो जो आपके और आपके देश की शांति को भंग करे या उस देश की शांति को भंग करे। तो अनुच्छेद 51। या कोई राज्य है तो राज्य का भी कर्तव्य है कि वो बगल के देश, जैसे बिहार के बगल में नेपाल है, ठीक है, तो अनुच्छेद 51 के तहत है कि राज्य का दायित्व है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये आपके मेन रूप से क्या है? डीपीएसपी है, जिसका कि हमने थोड़ी मेन में चर्चा किया, जिसमें शराबबंदी याद रखना है अनुच्छेद 47, समान काम, ये समान नागरिक संहिता याद रखिएगा, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता बताया था हमने, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, समान काम समान वेतन 39A, ठीक है, कहीं पे अभी हमने बताया था 39A, समान काम समान वेतन, ठीक है। तो ये सब चूंकि न्यूज में चर्चा में रहता है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई बार पूछ देता है। पर्यावरण संरक्षण भी कई बार पूछा होगा, तो 48A याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को कहा आर्थिक लोकतंत्र स्थापना करने का साधन। अगर पूछेगा कि किसने कहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र स्थापना का साधन है, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा। के एम पन्नीकर ने कहा है यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने में सहायक है। ग्रेडविल ऑस्टिन कहते हैं ये संविधान की मूल आत्मा है तथा सामाजिक क्रांति का साधन है। ग्रेडविल ऑस्टिन के बारे में भी याद रखिएगा, ग्रेडविल ऑस्टिन का कथन है, ग्रेडविल ऑस्टिन का, कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान का मूल आत्मा है तथा सामाजिक क्रांति का भी साधन है। संविधान का दर्शन इसमें निहित है, ठीक है। डीपीएसपी में संविधान का दर्शन क्या है? निहित है। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी कार्यों के आधार पर न्यायपालिका के लिए पथ निर्देशक, तो ये सब जो है डीपीएसपी के लिए ही कहा गया है, ठीक है। अब कुछ चूंकि मेंस वाले लोग मेंस के लिए अगर लिखते हैं तो उसमें जो है विशेषता ना पूछ के आलोचना कहेगा करने के लिए, तो उस स्थिति में कुछ इसकी खामियां, न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालयवाद योग्य नहीं है, तो ये इसकी खामियां हो गई। तर्कहीन व्यवस्था है, एक तरफ कोई राज्य उसको लागू कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, संवैधानिक टकराव का माध्यम बन जाता है। संविधान में मूलभूत है किंतु लागू करने के साधनों का स्पष्ट जो है वर्णन नहीं किया गया। केटी साहब बोलते हैं एक ऐसा चेक जो बैंक के सुधानुसार अदा किया जाता है, यानी राज्य के सुधानुसार ये आपको दिया जाता है। बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा जान लीजिए, बिहार में 1905 के बाद ही 50 के बाद ही नीति निर्देशक तत्व लागू कर दिया गया था। उसी तहत भूमि सुधार अधिनियम बिहार में 1950 में आया, उसके तहत भूदान अधिनियम 1954 में लाया गया। चकबंदी अधिनियम, अब कहिएगा चकबंदी हदबंदी क्या होता है? हदबंदी मतलब आपका एक लिमिट होना चाहिए, 5 बीघा से ज्यादा आपके पास जमीनें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति के हद में, कतन हद में रही, हदबंदी होना चाहिए, एक हद होनी चाहिए जमीन, उससे ज्यादा नहीं। अब किसी के पास 500 बीघा जमीन है, किसी के पास 400 बीघा जमीन है और किसी के पास 4 धूर भी नहीं है, बिहार जैसे राज्यों में, तो वहां पे हदबंदी लाया गया। लेकिन चूंकि नेता लोग ही जमींदार परिवार से होते तो ये सब लागू नहीं हुआ बिहार, केवल कागजी काम हुए, लागू नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन है क्योंकि मैक्सिमम जो नेता होते वही जमींदार परिवार से होते, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी मारेगा नहीं? मारेगा।
उसके बाद भूदान अधिनियम, दान में भूमि देने की बात हुई। चकबंदी, जैसे आपका 10 जगह जमीन, एक कट्ठा यहाँ, एक कट्ठा यहाँ, एक कट्ठा यहाँ है, 4 कट्ठा जमीन है, तो आपको चारों कट्ठे को एक जगह करके दे देगा, दूसरे व्यक्ति जो उसके नजदीक होगा उसको दे देगा, उसको बोलते चकबंदी, जिससे कि आप खेती कर सकते हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ और कृषि विकास IADP के आधार पर यहाँ पे हुआ। समान काम, वही सब यहाँ पे दर्शाया गया है, तो वही सब चीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि DPSP क्या है। तो फिर से ओवरऑल आप एक बार जान लीजिए कि DPSP राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो कि एक निर्देश दिया जाता है राज्यों को लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे। भाग 4 में संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा है, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आपके बीच में जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बना ले, तो आपको कॉन्सेप्ट और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये लास्ट में जो है आपका आंसर भी होगा, ठीक है। लास्ट में क्या है, आंसर भी होगा। अब चलिए, आपको हमने पढ़ा दिया, अब आप इसका जवाब दीजिए। ये अब आपके लिए है, 30 क्वेश्चन का सेट है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसका चर्चा करना जो है मैं भूल गया, तो इसको आप कलर कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है। कहां से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए साथ साथ, ठीक है। बहुत कम लोग जुड़ते हैं, सब लोग। चलिए अब बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहां से कहां तक है भारतीय संविधान में, बताइए। 10-20 क्वेश्चन में करवाऊंगा, बाद बाकी आप लोग खुद करेंगे। कहां है, तो अभी तुरंत हमने बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। मार दीजिए, कलर कर दीजिएगा, ऐसे एकदम गोला लगाइएगा बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भी बनाते चलिए, आप लोग भी प्रश्न को बनाते चलिए, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है ही। और किधर गया ऑप्शन, नीचे चला गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं। सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, मेन देखिए इसका उद्देश्य अगर पूछेगा ना, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मेन उद्देश्य क्या, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों का नियंत्रण रखना, तो ये सब नहीं है, मेन उसका उद्देश्य वही है DPSP का। हाँ, संविधान का ये सब उद्देश्य है, लेकिन DPSP का मेन उद्देश्य क्या है कि आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की, अभी तुरंत हमने बताया, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मेन आपका उद्देश्य होता है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक के सुविधा अनुसार भरने वाला चेक कहा है? तो अभी हमने पढ़ा, केटी शाह ने क्या कहा, ये बैंक के सुविधा अनुसार, यानी राज्य अपने सुविधा अनुसार इसको करता है। तो अभी तुरंत थ्योरी के पार्ट में हमने पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। किसने कहा, देखिए अभी तुरंत हमने लास्ट में पढ़ाया था आपको, किसने कहा, देखिए KM नहीं, किधर गया, केटी शाह क्या बोला है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, एक चेक जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, हाँ, केटी शाह। नेक्स्ट, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन प्रस्तावना में,
तो नीति निषेक तत्व में, तो चैप्टर ही नीति निषेक पढ़ रहे तो यहीं पे होगा। ये सब आपको टेस्ट दिया हुआ है, फोल्डर में कंटेंट में जाइएगा, जिसमें नहीं डाला हुआ मैं आज डाल देता हूँ। नीति निषेक सिद्धांत क्या है? वाद योग है? नहीं है। वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। शराबबंदी कहिएगा कि झारखंड में क्यों शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी क्यों है, कोई फायदा नहीं है जाने से, नहीं। चलिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं किसमें? तो राज्य के नीति निषेक तत्व में। ठीक है, सब वही सब का क्वेश्चन होगा, बस घुमा फिरा करके वही होगा। नीति निषेक तत्व क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, हाँ कुछ का नहीं। तो मूल अधिकारों का हनन हो सकता, नीति निषेक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। ठीक है, हनन नहीं किया जाएगा, नहीं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, बिल्कुल सन्निहित है, क्योंकि अभी हमने बताया था अनुच्छेद 51 के तहत, क के तहत, तो ये राज्य के नीति निषेक तत्व में ही है। लास्ट में हमने अभी पढ़ा था ना 51, देखिए 51 क में वही चीज है, किधर गया, यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51। ठीक है, सॉरी 51 का तो मौलिक कर्तव्य 51 में, अनुच्छेद 51 में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान कहाँ सुनिश्चित किया गया? एक क्या है? तो मौलिक अधिकार है? नहीं। एक आर्थिक, तो वो क्या है? आपके राज्य के नीति निषेक तत्व का अंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन से मैं अभी आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोग बना के लास्ट में आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, अभी तुरंत मैं आपके साथ ही आपके सामने में ही ग्रुप में भेज देता हूँ, जिससे कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप लोग बना करके लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा, और टेस्ट भी लगा सकते हैं, कंटेंट में मैं अभी डाल ही देता हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए 1 to 5 वाले ग्रुप में मैं, चूंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, फिर क्लास के बाद मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या करना था। ठीक है, चलिए, आपके नीति निषेक तत्व ऑब्जेक्टिव लीजिए, दोनों ग्रुप में डाल देता हूँ, 6 to 12 ग्रुप में भी डाल देता हूँ। आप लोग बना के आंसर मिला लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे भी थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, आजकल व्यू बहुत कम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा शेयर किया कीजिए वीडियो को। ठीक है, वायरल तो करते नहीं है, लेकिन कम से कम शेयर वगैरह किया कीजिए, जिससे कि लोग जाने और क्लास से जुड़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा, नहीं तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।